मयंक, मयंक, मयंक। जैसे ही विशाल के कानों में ये आवाज आई, वो सब और देखने लगा। ये आवाज इतनी डरावनी थी कि विशाल पसीने पसीने हो गया। हर बार जब भी वो अकेला होता, इस तरह की आवाज उसके कानों में अक्सर आती थी। मगर पिछले कुछ दिनों से इन आवाजों के आने का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये मयंक कौन है। अब तो रात में उसे किसी के अपने आसपास होने का भी एहसास होता था। सोचते हुए उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई। तब किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसकी चीख निकल गई। क्या हुआ विशाल? इस तरह क्यों डरे हो? कोई परेशानी है क्या? माया, तुम थी। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मैंने तुम्हें डराया या तुम पहले से ही डरे हुए थे? अपनी हालत तो देखो, क्या हुआ है? कुछ बताते भी नहीं हो। क्या बताऊं मैं तुम्हें? मैं कितना परेशान हूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ऐसा लगता है मानो कोई मुझे दूर कहीं बुला रहा हो। उसकी बात सुनकर माया जोर जोर से हंसने लगी। विशाल, तुम्हें कोई बुला रहा है तो चले जाओ। बेचारी को पता तो चले तुम्हें झेलना कोई हंसी खेल नहीं है। 2 दिन में ही उसकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। कौन है? ले जाओ इसे अपने साथ। मैं भी कुछ दिन सुकून से रह लूं। माया, हर वक्त मजाक करना ठीक नहीं होता। कहते हुए गुस्से में विशाल अपने कमरे में चला गया। माया उसे मनाने की कोशिश कर रही थी, मगर माया की कोई बात नहीं मानी गई। हार कर माया दूसरे कमरे में जाकर सो गई। मगर विशाल देर रात तक गुस्से में वहीं बैठा रहा। रात के तकरीबन 1 बजे उसके कमरे में दरवाजे पर दस्तक हुई। उसे लगा माया उसे मनाने के लिए आई होगी। उसने पहले तो दरवाजा नहीं खोला, मगर जब दोबारा दस्तक हुई और बाहर से किसी के रोने की आवाज आने लगी तो उसने दरवाजा खोला, मगर वहां पर कोई भी नहीं था। वो घर में दूर माया को ढूंढने लगा, मगर माया कहीं भी नहीं थी। अचानक उसे माया के चीखने की आवाज सुनाई दी। विशाल, बचाओ! आवाज की तरफ गया तो उसे एक परछाई अपनी तरफ आते हुए नजर आई। वो परछाई उसे मयंक कहते हुए बुला रही थी। घबराहट और बेचैनी के कारण विशाल बेहोश हो गया। होश आया तो माया उसके पास बैठी हुई थी। क्या हुआ? तुम रात को इतना क्यों परेशान हो रहे थे? कमरे में तुम्हारे चीखने की आवाज आई तो मैंने आकर देखा तुम बेहोश जमीन पे पड़े थे। विशाल की आंखों के आगे सारी रात का सीन घूम जाता है। उसने सोचा यदि वो माया को कुछ भी बताएगा तो माया उसका मजाक उड़ाएगी। इसीलिए वो माया को बिना कुछ बताए खुली हवा में सांस लेने का सोचते हुए कार लेकर कहीं निकल जाता है। मगर कुछ दूर जाने के बाद ही कार पर से उसका कंट्रोल खत्म हो जाता है। वो कार खुद ब खुद चलने लगती है। विशाल उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, मगर नाकाम हो जाता है। वो घबराते हुए बार बार ब्रेक मार रहा था। तभी उसे पीछे की सीट पर कोई नजर आता है। ऐसे ही विशाल की निगाह उस पर पड़ी। गाड़ी का तापमान बहुत कम हो जाता है। वो डर और ठंड की वजह से थर थर कांप रहा था। अचानक गाड़ी एक झटके से रुक गई। जैसे ही गाड़ी रुकी, विशाल ने तुरंत कार का दरवाजा खोला और कार से बाहर निकल गया। जैसे ही बाहर निकला, सामने एक भयानक प्रेत आत्मा खड़ी थी और उसके ठीक पीछे था एक बड़ी सी हवेली का खंडर। विशाल को खंडर को देखते हुए कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। अब उस खंडर में से आवाजें आ रही थी। मयंक, मयंक, मयंक। अनजानी जगह पर फिर वही नाम सुनकर विशाल हड़बड़ा गया। मयंक, मेरी ओर चले आओ। तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। तुम सिर्फ मेरे हो मयंक। तुम किसी और के नहीं हो सकते। विशाल को समझ आ गया था कि हो ना हो ये कोई बुरा साया है जो उसके पीछे पड़ा है। उसने तुरंत हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो हनुमान चालीसा का जाप कर रहा था,
वो साया जोर जोर से चीखने लगा। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि सड़क के किनारे पर लगे हुए पेड़ों पर बैठे हुए सारे पंछी फड़फड़ाते हुए जमीन पर गिर गए। आसमान में चमगादड़ मंडराने लगे। विशाल हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ तुरंत उस जगह से अपने पुश्तैनी मंदिर पहुंच गया और रात के वक्त ही पंडित जी को उठाकर सारी बातें बताई। उसकी बात सुनकर पंडित जी बहुत ही गंभीर हो गए। यदि ऐसा है तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। अभी तक तुम्हें आवाज आती थी, फिर तुम्हें साया नजर आने लगा, और अब आज रात का ये हादसा। पंडित जी खामोश हो गए। फिर उन्होंने कुछ ध्यान लगाया और कहा, तुम्हें वो आवाजें कब से आ रही हैं? विशाल कुछ बोल पाता उसके पहले ही वहां पर बहुत तेज हवाएं चलने लगी और उनके घर का सारा सामान हवा में उड़ने लगा। पंडित जी का ध्यान विशाल की बातों से हटकर अपने घर के सामानों पर चला गया। जैसे ही उनका ध्यान विशाल पर से हटा, विशाल को हवा में उल्टा लटका दिया। उसकी आंखें सुर्ख लाल और चेहरा एकदम काला हो गया। छोड़ दो उसे, तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। माँ काली का आशीर्वाद है उसके सिर पर। कहते हुए पंडित जी ने कुछ मंत्रोच्चारण किया और उसके ऊपर गंगा जल छिड़क दिया। जैसे ही उन्होंने उसके ऊपर गंगा जल छिड़का, काला धुआं उसके शरीर से अलग हो गया। उसके बाद विशाल बेहोश हो गया था। पंडित जी ने उसे होश में लाकर कहा, वो आत्मा बहुत ही शक्तिशाली है, उसे काबू में करना मेरे बस की बात नहीं है। हमें मेरे गुरु बाबा रामनाथ के पास चलना पड़ेगा। वही तुम्हारी इस समस्या का समाधान बता सकते हैं, मगर इसके लिए हमें माया को भी साथ में लेना होगा। माया, पंडित जी और विशाल तीनों जंगल के पीछे पीछे स्थित बाबा रामनाथ की कुटिया में पहुंचे। वहां पर पहुंचे पंडित जी को हैरानी हो रही थी कि ये आत्मा विशाल को इतनी आसानी से गुरुजी तक कैसे पहुंचने दे रही है। जैसे ही वो लोग कुटिया के अंदर पहुंचे, आओ, मैं तुम चारों का ही इंतजार कर रहा था। जैसे ही उन्होंने चार लोग कहा, माया और विशाल एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि वो तो तीन लोग ही थे। मगर पंडित जी उनकी बात का मर्म समझ गए। गुरुदेव, क्या वो साया इस वक्त हमारे साथ है? तुम्हारे साथ? वो इस वक्त ठीक तुम्हारे पीछे खड़ा है। पंडित जी ने चौंक कर पीछे देखा, मगर उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। मगर माया का शरीर अकड़ने लगा। ऐसा लग रहा था मानो उसके पूरे शरीर पर कोई बड़ा सा बोझा टांग दिया गया हो। वो दर्द से पूरी तरह कराने लगी। उसे उसके गले पर हाथों के होने का एहसास होने लगा था कि कोई उसका गला दबा रहा है। वो झटके से अपना गला छुड़ाने की कोशिश करने लगी। वो अपनी कोशिश में नाकामयाब रह गई। उस अनजानी पकड़ से वो पूरी तरह से तिलमिला गई। बाबा देखिए, माया को क्या हुआ है, आप ही अब हमारी रक्षा कर सकते हैं। विशाल के कहने पर बाबा ने कुछ मंत्रोच्चारण करके उसके ऊपर जल डाला, मगर उसका कोई भी असर वहां नहीं हुआ। अब पंडित जी भी हैरान थे कि उन्होंने साधारण मंत्र जाप से ही उस साये को विशाल के शरीर से बाहर निकाल दिया था, मगर उसके गुरुजी तो उससे भी कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। फिर वह इस क्रिया में नाकामयाब कैसे हो गए? बाबा रामनाथ भी हैरान थे कि ये सब कैसे हुआ। वो सोच में पड़ गए। सबको परेशान देखकर माया अचानक ही जोर जोर से हंसने लगी। कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मैं माया को मारकर हमेशा हमेशा के लिए मयंक को अपनी दुनिया में ले जाऊंगी।